वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके एसएमएस ढूंढ रहे हैं हम। लिंक हम्म 10-20 सेकेंड्स लगेगा बट आ गया। राजीव, हाउ आर यू डूइंग? राजेश यादव, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अलिशना खान, गुड मॉर्निंग। प्रतीक पांडे, प्रतीक पांडे का एक क्वेश्चन है कि 600 जलवायु प्रदेश को कैसे बांटेंगे। तो आज हम थॉर्नथ्वेट के वर्गीकरण को फिर से समझाएंगे और ध्यान से सुनना है। 600 जलवायु प्रदेश में बांटना नहीं है, बस 2-4-5 उदाहरण देना है। अभी हम बात करते हैं थॉर्नथ्वेट पे। गीता भलावी, अभय शुक्ला, शिवम शर्मा, प्रतीक पांडे तो है ही, पुष्पेंद्र, नरेंद्र, बघेल, महावीर, प्रताप, भवानी, मोदी, महावीर, परवेज आलम। ओके, देखो थॉर्नथ्वेट का वर्गीकरण अगर समझना है तो मैंने कल निष्कर्ष में क्या लिखवाया था कि यह कोई सुरजीत सिंह, अभय शुक्ला, थॉर्नथ्वेट के वर्गीकरण में कल मैंने लिखवाया था कि थॉर्नथ्वेट ने एक विधि दी है, कोई वर्गीकरण नहीं दिया है। और कभी भी थॉर्नथ्वेट के वर्गीकरण को विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि थॉर्नथ्वेट एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहा है जलवायु प्रदेशों का। क्लाइमेट पर मैंने आपसे कहा कि क्लाइमेट का स्पैशियल वेरिएशन, स्थानिक विविधता बहुत ज़्यादा होती है। और मान लो कि भारत में भी हम कहें कि मॉनसून जलवायु है तो यह अनुचित ही होगा, क्योंकि भारत में कई प्रकार के, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो कई प्रकार के जलवायु होंगे। और वैसे ही किसी स्टेट का अगर एग्जाम्पल ले लें तो एक स्टेट के अंदर भी कई प्रकार के जलवायु होते हैं। और वहीं पर उपयोगिता बनती है थॉर्नथ्वेट के वर्गीकरण की। तो अब हम लोग चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि केरल की जलवायु कैसी है और केरल के जलवायु पर थॉर्नथ्वेट का कौन सा वर्ग स्थापित किया जाएगा। केरल की जलवायु कैसी है। अब हम कोपेन से चलते हैं। तो अगर हम कोपेन से चलेंगे तो बहुत ही सरल है। केरल कहाँ है? ट्रॉपिकल है, तो क्या लिखेंगे? ए। अगर हम कोपेन से चलेंगे, केरल की जलवायु मान लो है और हम चल रहे हैं कोपेन के फॉर्मूले से, कोपेन क्या कहेगा? ए
और केरल में लगभग वर्षा सालों भर हो रही है ना। नहीं तो सालों भर अगर वर्षा वहां पे नहीं हो रही है, कुछ भाग में हो रही है, तो वहां पे समर टाइम रेन ज्यादा है और टोटल रेनफॉल 100 से ज्यादा है। तो हम लोग उसको क्या लिख देंगे, ए एम। एम मतलब मॉनसून, एम होगा ना। क्यों एम होगा? एम इसलिए हो रहा है क्योंकि, और अगर सालों भर रेनफॉल है तो हम लोग ए एफ लिख देंगे। हो गया, नॉर्दर्न मालाबार साउदर्न मालाबार का डिवीजन कर लेंगे। तो ये कोपेन का बड़ा ही सिंपल मेथड है। परंतु अगर हम जाएंगे थॉर्नथवेट में, थॉर्नथवेट के क्लासिफिकेशन में अगर हम जाते हैं तो देखो क्या करना होगा। पहले केरल में किसी स्टेशन का वहां का टेम्परेचर लेना पड़ेगा, फिर वहां का पीईटी निकालना पड़ेगा। पीईटी निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको पता है पीईटी क्या है। तो फॉर्मूले से पीईटी का वैल्यू मान लो निकल के आ गया जो है एक्स। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मॉइस्चर इंडेक्स बनाएंगे उस प्रदेश का जहां का जलवायु निर्धारित करना है। तो मॉइस्चर इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर बनाने के क्रम में क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला था 100s माइनस 60d इंटू पीटी, ये जो फॉर्मूला बना था, तुम एक स्मूदी और बना देना। ओके, इंटू पीटी। तो ये फॉर्मूला था। पीटी का मान हमने एक्स लिया था, सॉरी बटा है, ये डिवाइडेड बाय पीटी है। तो डिवाइडेड बाय पीटी डिवाइडेड बाय एक्स हो गया। 100s में क्या है, 100s का मतलब है सरप्लस। कितने महीने में सरप्लस था? तो केरल में अगर जाओगे तो कम से कम 9 महीने 10 महीने तक सरप्लस रेनफॉल है। बड़ी बड़ी मुश्किल से वहां पे 2 महीने का डेफिसिट है। तो 100s में इंटू 10 माइनस 60 में 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई पीटी, जो भी निकल करके आएगा एक्स। अब इससे एक वैल्यू निकल करके आएगा। ये वैल्यू निश्चित रूप से 127 से ऊपर होगा या 100 से ऊपर ही होगा। ये वैल्यू 100 से ऊपर होगा। तो चूंकि 100 से वैल्यू ऊपर आ गया है, इसलिए उस चार्ट में अगर देखोगे तो यह जलवायु, केरल की जलवायु क्या है, पर ह्यूमिड, अति आर्द्र। ये जलवायु हो गई अति आर्द्र। अब अति आर्द्र के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, ए। इसी तरह से पीटी इंडेक्स हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि तापीय प्रांत कैसा होगा। तो तापीय प्रांत के आधार पर होगा ए डैश, और फिर किस तरह की वर्षा है, सालों भर वर्षा है या मानसून टाइप वर्षा है या शीतकाल में शुष्कता आ जाती है। तो उस कंडीशन में हम लोग ए डैश एम ये बना देंगे। अगर सालों भर वर्षा है तो ए डैश आर बना देंगे, है ना। तो इस प्रकार से जलवायु, अभी ऐसे मत सोचना कि थॉर्नथवेट ने 600 से अधिक क्लासेस बनाए तो आपको पूरा का पूरा 600 का लिस्ट बना करके उस जलवायु का डिस्क्रिप्शन देना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिंपली थॉर्नथवेट का जो मेथड्स है, जो क्राइटेरिया है, उसको याद रखना है। कोपेन से कैसे अलग है, हाउ ही इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर कोपेन, इन बातों पर फोकस्ड रहना है। और 600 तो आप कभी भी बना सकते हो, क्योंकि वो तो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना जलवायु वर्ग। उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये रहा 600 वर्ग, 1 2 3 4 5 6, नहीं। आपको एक विधि दी है उसने। आप उस विधि के आधार पर किसी भी प्रदेश के जलवायु को आप निर्धारित कर सकते हो। तो आप उसको वैसे ही करके देखना है। कितना लोग समझा? थॉर्नथवेट में वर्ल्ड मैप नहीं बन सकता है। कितने लोग समझ गए? कुछ लिख के भेजो।
अब लिखो थॉर्नथ्वेट एवं कोपेन की तुलना। थॉर्नथ्वेट एवं कोपेन की तुलना। भवानी मोदी अच्छा अच्छा, नॉर्मल आधा गिला डाल देना, हाफ गिला। फिर उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देना, फ्रीजर में, तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठीक है। देखो सुरजीत सिंह ठाकुर, एफ होगा या एम होगा उसकी चिंता अभी नहीं करनी है। अभी क्या करना है कि मेथड को समझना है। थॉर्नथ्वेट के पे लिख रहा है, राजेश लिख रहा है कि आकाश चौहान गुड मॉर्निंग, स्वाति प्रिया गुड मॉर्निंग। तीक पांडे समझ गए। राजेश, हाँ ठीक है, राजेश भी समझ गया। सुरजीत सिंह ठाकुर समझ गए। ये समझना है ना कि हम लोगों को थॉर्नथ्वेट में 600 क्लाइमेट का नाम लिख के उस पर वर्ल्ड मैप नहीं बनाना है। उसने विधि दी है, कल के निष्कर्ष को पढ़ना है आप लोगों को। उसने जिस विधि का प्रयोग किया, हम लोग उसके विधि को सीखेंगे। हमने ये भी लिखवाया था कि थॉर्नथ्वेट एलिमेंट्री लेवल पे नहीं काम कर रहा है, शिक्षा के लिए नहीं काम कर रहा है, रिसर्च लेवल का चीज है थॉर्नथ्वेट। थॉर्नथ्वेट पे जटिलता अपने आप आ जाती है। लेकिन अगर उसके चार्ट को देखोगे तो कोपेन से भी सरल है। इसमें सिंपल सा है यार, मैंने चार्ट को ऐसे प्रेजेंट किया है कि एक बार में याद हो जाए। दोनों चार्ट याद होना चाहिए। पीईटी का मान क्या है, सूत्र क्या है, पीईटी का अर्थ क्या है, उसको समझना है। पीईटी पर फिर एक बार बता देते हैं। पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, यानी किसी भी जलवायु प्रदेश में वाष्पोत्सर्जन की कितनी संभाव्यता है, यानी ये जो संभाव्यता है वो किस बात पर निर्भर करेगी? ये निर्भर करेगी तापीय दक्षता पर। और तापीय दक्षता किस पर निर्भर करती है? 0 डिग्री से कितना ज्यादा अधिक वहां तापमान प्राप्त हो रहा है, यानी कि सूर्यातप की कुल मात्रा कितनी है, कितने घंटे तक है, वर्ष भर कैसा है। तो ये एक तरह का हीट एनर्जी जो अवेलेबल है फॉर इवेपोरेशन, फॉर ट्रांसपिरेशन, उसकी गणना करता है। तो इसकी मदद से क्या हो जाता है कि अगर हमको पता चल जाए कि इवेपोर ट्रांसपिरेशन इतना हो गया और इतना वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा लॉस होगा, तो हम लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जल शेष रह जाएगा, यानी मृदा जल संतुलन कैसा होगा, कितने महीने तक ये मृदा जल संतुलन होगा, कितने महीने में खेती हो सकती है। एक पीईटी एक बहुत अच्छा शानदार शस्य संवर्धन काल क्या होगा। हर महीने का पीईटी निकाल लो, हर महीने का वर्षा निकाल लो। मान लो कि एक महीना है जनवरी, तो जनवरी में मान लो 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और पीईटी वहां पर है, पीईटी का मान आ रहा है 44.7 से भी ज्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो वर्षा है वो इवेपोरेट कर जाएगी, है ना, वो उसका लॉस हो जाएगा। यानी प्लांट के लिए उपलब्ध जल उतनी मात्रा में नहीं है जितनी की वर्षा हो रही है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार समझाया। और जलवायु वर्गीकरण जो थॉर्नथ्वेट का है उसमें मूल यही है। तो आप इस मूल को अच्छे से पकड़ो। कोपेन में तो बहुत ही सरलीकरण है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। आप कोपेन में तो पूरी दुनिया को 14 भाग में बांट दो, हो गया। 16 डिवीजन है, 2 मिलता ही नहीं है। अब आप लिखिए कोपेन एवं थॉर्नथ्वेट की तुलना।
तो एक तरफ हम लिखेंगे कोपेन, दूसरी तरफ हम लिखेंगे थॉर्नथवेट। कोपेन और थॉर्नथवेट की तुलना। लिखिए सबसे पहला तुलना। कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण एक आनुभाविक वर्गीकरण है जिसमें कहीं कहीं जिसमें कहीं कहीं गणितीय विधि का प्रयोग किया गया है। गणितीय विधि का प्रयोग किया गया है, जैसे जैसे 10 - r/25 इस तरह का इक्वेशन कहीं कहीं यूज किया हुआ है, कहीं कहीं गणितीय विधि का प्रयोग किया गया है। अन्यथा तापमान एवं वर्षण के औसत मान तापमान एवं वर्षण के प्रत्यक्ष, औसत नहीं प्रत्यक्ष आंकड़ों पर आधारित है। ओके, अब लिखो थॉर्नथवेट में। देखो थॉर्नथवेट का वर्गीकरण, थॉर्नथवेट का वर्गीकरण गणितीय वर्गीकरण का उदाहरण है जिसमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है। कैलकुलस, मैट्रिक्स, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड इत्यादि मुख्य आधार हैं इत्यादि मुख्य आधार हैं। फिर लिखो हालांकि, इसी में लिखना है, हालांकि आनुभाविक विधि का भी
समुचित प्रयोग किया गया है, समुचित प्रयोग किया गया है। अब आप एग्जामिनेशन में लिखने जाओगे, जैसे मान लो बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो इस तरह से लाइन डिवाइड करके दो साइड में नहीं लिखना है, इसको दोनों को मिला करके एक पैराग्राफ लिखना है। तुम्हारा पहला कंपैरिजन हो गया, और हमने कंपैरिजन शुरू किया है दोनों के जो मेथड्स हैं वहां से शुरू किया है ना। ऐसा कंपैरिजन नहीं होता है कि इन्होंने क्लासिफिकेशन 1936 में दिया, इन्होंने 48 में दिया, ये क्या कंपैरिजन है। थॉर्नफेल्ड जर्मनी के थे, कोपेन का घर वहां था, ये क्या मतलब है। ये सब नहीं होता है, इनकी किताब का नाम ये था, उनकी किताब, ये सब नहीं। तो पहला है विधि का प्रयोग क्या है। दूसरा, दूसरे कंपैरिजन में आओ। दूसरा कंपैरिजन है देखो, कोपेन ने जलवायु वर्गों के सीमांकन के लिए वनस्पति को आधार बनाया, क्योंकि वनस्पति जलवायविक दशाओं के सकल अथवा सकल प्रभाव अथवा योगफल का प्रतिनिधित्व करता है। योगफल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, लिखो। जबकि थॉर्नवेट ने 1931 में वनस्पति का प्रयोग किया, परंतु 1948 के वर्गीकरण में 1948 के वर्गीकरण में अस्वीकृत करते हैं, अस्वीकृत कर दिया। क्योंकि, कारण मैंने लिखवाया हुआ था, क्योंकि वनस्पति प्रदेशों के सीमांत होते हैं, सीमा नहीं। बहुत सुंदर लाइन है। वनस्पति प्रदेशों के सीमांत होते हैं, सीमा नहीं। नेक्स्ट,
क्योंकि दो वनस्पति प्रदेशों के मध्य इकोटोन होते हैं। बताया था, फिर भी आप लिख लो। दो वनस्पति प्रदेशों के मध्य इकोटोन होते हैं। फिर लिखो पॉइंट नंबर 3, कंपैरिजन नंबर 3। थैंक यू। जाओ। पानी है, पानी और ले आओ। लिखिए, कोपेन ने वर्षण के औसत मान को जैसे शीतकालीन शुष्कता, ग्रीष्मकालीन आधिक्य, औसत वार्षिक वर्षा, मीन मंथली रेनफॉल, सब लिखवाया हुआ है। यहां पे यही डिटेल लिखा जाता है। मीन मंथली रेनफॉल। को आधार बनाया है, जबकि थॉर्नथ्वेट ने वर्षण प्रभाविता एवं इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर का प्रयोग किया। वर्षण प्रभाविता क्या है, इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर क्या है, आईएम क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दो, है ना। इसको एक्सप्लेन कर देना। नंबर 4, कोपेन के वर्गीकरण में तापमान के औसत मान जैसे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन मंथली टेम्परेचर, समर टाइम मैक्सिमा, विंटर टाइम मिनिमा, कोल्डेस्ट मंथ्स मीन टेम्परेचर, जो पहले लिखवाया हुआ है उसका वर्णन करना है यहां पे। और थॉर्नथ्वेट में आपको बताइए कि देखो, थॉर्नथ्वेट ने तापीय दक्षता एवं पुनः, ऐसे लिखना है, एवं पुनः पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को आधार बनाया, जो अधिक वैज्ञानिक
एवं को आधार बनाया, जो अधिक वैज्ञानिक एवं जलवायु के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। कल क्लास बिल्कुल हुई थी। हाँ, जलवायु विज्ञान खत्म करने के बाद हम 2 दिन का निश्चित रूप से ब्रेक देंगे, ताकि आप लोग सब रिवाइज कर लो अच्छे से। ये बात अपने अंदर बिठा लो। आपको भंवर में छोड़ के जाने का उद्देश्य नहीं है मेरा। आधा पढ़ा के आधा सिखा के कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। ये हो सकता है कि हम कोर्स को 5 महीने में खत्म ना करके 20 दिन एक्स्ट्रा ले लें, ये हो सकता है, लेकिन वो मत सोचो। लिखो नेक्स्ट। नंबर 5, ये जो टॉप 4 है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण का तुलना ही होता है। नंबर 5 में आप लिखो, जलवायु वर्गों के सीमांकन के लिए इन्होंने आइसोथर्म्स का प्रयोग किया है, समताप रेखाओं का प्रयोग किया। जैसे 18 डिग्री सेंटीग्रेड की शीतकालीन, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की ग्रीष्मकालीन, 3 डिग्री सेंटीग्रेड की शीतकालीन, है ना। तो आइसोथर्म का प्रयोग किया। थॉर्नथवेट पे सीमांकन के लिए इन्होंने पीटी इंडेक्स का प्रयोग किया। पीटी का जो रेंज लिया है इन्होंने 44.7, 22.4 से, तो ये 5.6, 11 ये जो रेंज लिया हुआ है, इसी रेंज के आधार पर ही लाइंस ड्रॉ किया जाता है, जो आपको नहीं सीखना है, लेकिन तुलना में तो आएगा ही आएगा। सीमांकन की विधि क्या है, कोपेन में क्या है, थॉर्नथवेट में क्या है। अब आइए नंबर 6। ऑनलाइन क्लास में एक बहुत बड़ी सुविधा क्या है कि आप इसको 5 बार देख सकते हो। तो 1-2 बार अगर कुछ मिस भी हो गया तब भी, ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं होती है। उसमें टीचर भले ही 2 बार 3 बार, यहां तो हम खुद ही 2-3 बार समझा रहे हैं। चलो ओके, नंबर 6 में आओ। तो नंबर 6 में लिखो,
लिखो, कोपेन ने 14 वर्ग बतलाए, जलवायु के 14 वास्तविक वर्ग बतलाए, जबकि कोपेन के वर्गीकरण में 1931 में 120 और 1948 में 600 से भी अधिक जलवायु वर्ग बनते हैं। 600 से भी अधिक जलवायु वर्ग बनते हैं। दूसरा लिखो, यह एक सरलीकृत वर्गीकरण है, ये एक जटिल वर्गीकरण है। फिर होगा, विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सकता है, पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इधर लिखोगे असंभव, असंभव है। अब आप अपनी अच्छी भाषा में इसको लिखना, ये रावण वाला असंभव ये वाला नहीं है। विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सकता है क्योंकि 14 वर्ग हैं और इधर 600 से अधिक वर्ग होने के कारण मानचित्र पर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। फिर लिखो, नेक्स्ट होगा इसका कि मैक्रो क्लाइमेटिक एनालिसिस है और ये माइक्रो क्लाइमेटिक एनालिसिस है। जलवायु के वृहद स्वरूप का विश्लेषण करता है, जबकि थॉरथवेट में जलवायु के सूक्ष्मतम स्वरूप का विश्लेषण प्राप्त होता है। जलवायु के सूक्ष्मतम स्वरूप का विश्लेषण प्राप्त होता है। फिर लिखो नंबर 9, कितना था इस पेज में, कितना था, 10 हो गया ना। ये था 9, अब 10 पे आओ। 10 पे लिखो, बायोम्स अथवा जीवोम को प्रदर्शित किया जा सकता है। बायोम अथवा जीवोम को प्रदर्शित किया जा सकता है क्योंकि
क्योंकि यह वनस्पति क्षेत्र पर आधारित है। फिर लिखो इधर नंबर 10, बायोम अथवा जीवोम को प्रदर्शित करता है। इधर असंभव, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वनस्पति इसका आधार है ही नहीं, और इसका आधार है किस प्रदेश में कितना वाष्पोत्सर्जन की संभाव्यता है। ओके, ये हुआ इतना तुलना। नेक्स्ट है 11th होगा, एक और तुलना है बहुत इंपॉर्टेंट, कि यह शैक्षणिक स्तर पर सर्वोपयोगी है। इधर आएंगे तो यह शोध स्तर पर अधिक उपयोगी है। शोध स्तर पर अधिक उपयोगी है। एक और होगा, ये व्यवहारिक है, अधिक व्यवहारिक है, और ये इट हैज इट्स ओन फंक्शनल रिजिडिटी। इसमें क्या लिखोगे? फंक्शनल रिजिडिटी है, मतलब प्रयोगात्मक जटिलताएं हैं। मेरा एक स्टूडेंट बताया था कि सर जब तक आप अंग्रेजी लिखते हो तब तक तो 30% लड़का आपको भला बुरा कह चुका होता है, फिर बाद में क्यों हिंदी लिखते हो? पहले ही हिंदी लिख दिया करो, फिर अंग्रेजी लिखो। तो उन लोगों के लिए कि पहले जो याद आएगा वही लिखेंगे ना यार। फंक्शनल रिजिडिटी, प्रयोगात्मक जटिलताएं प्राप्त होती है। आपके SMS की ओर शिवम शर्मा।
इसके आगे छोटे टॉपिक नहीं है, इसके आगे तो एक इंडिया, एक जो इंडिया वाला है ना, व्हाट, इंडिया फिजिकल, वो भी बहुत मैसिव टॉपिक है। फिर मॉडल एंड थ्योरीज है, फिर सेटलमेंट है। तो अभी तो ये 12 कंपैरिजन मेरे ख्याल से कोपेन और थॉर्नथवेट का काफी अच्छा रहेगा। इससे ज्यादा पॉइंट तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिखो 13वां, कि इसमें बी क्लाइमेट शुष्क है, ड्राई क्लाइमेट है। ओपन में बी क्या है? ड्राई क्लाइमेट है, लेकिन इधर बी क्या है? ह्यूमिड क्लाइमेट है। और फिर में ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो बी क्लाइमेट में बड़ा अंतर आ जाता है। फिर है ये शुष्क जलवायु को, शुष्क जलवायु पर अधिक बल नहीं है, जबकि विश्व के 2/3 भाग शुष्क अथवा अर्धशुष्क होते हैं, प्राप्त होते हैं। जबकि थॉर्नथवेट में शुष्क जलवायु पर विशेष बल है, विशेष बल है। और यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट में याद है ना, C2, D, E, फिर इसका डिवीजन कर दिया था D, S1, S2, W1, W2, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू, बहुत सारा डिवीजन हो जाएगा। शुष्क जलवायु का देखो कितना लंबा चौड़ा डिवीजन दे दिया। इंटू 5, 15 जलवायु प्रदेश में बांट दिया। शुष्क जलवायु को 15 भाग में पूरे बांट दिया। ये शुष्क जलवायु को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता है थॉर्नथवेट के क्लासिफिकेशन में। अभी बताइए कितने लोग कोपेन थॉर्नथवेट की तुलना को अच्छे से लिख लेंगे? नोट्स को कॉलेज एग्जाम में क्यों नहीं यूज कर सकते हो शिवम शर्मा? कहीं भी तुम लोग के लिए जीआरएफ तो बहुत ही आसान हो जाएगा अब। मंडे को हम दिल्ली में रहेंगे, मंडे को दिल्ली में रहेंगे।
मैं क्या बताऊं तुम लोगों को कि मैं बहुत ही अपने जीवन के एक बहुत ही भयावह दौर से गुजर रहा हूं, जो कि कभी किसी से शेयर करना उचित नहीं रहता है कई बार। हालांकि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा मानते रहे, इतना फ्रेंडली मानते रहे हैं कि अक्सर बहुत कुछ शेयर करते हैं। उसका उद्देश्य ये होता है कि स्टूडेंट को मौका मिलता है सीखने का, कि वो जीवन में आगे जाकर के कोई बहुत बड़ी इस तरह की गलती ना करे, और ये समझे कि कई बार आप निर्दोष रहते हो, कई बार आप कुछ नहीं करते हो, फिर भी आप बहुत अच्छा ड्राइविंग कर रहे हो, लेकिन सामने वाला को ड्राइविंग नहीं करने आ रहा है, तो वो तो एक्सीडेंट कर देगा ना, तो चोट तो आपको भी लग जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही है, कॉलेज संस्था बनाना और लोकल लोगों से थोड़ा निपटना, और बेवजह परेशानियां हैं यहाँ तो। थोड़ी सी कोई बात नहीं है, चलो हम मिलते हैं 1 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद।
चलिए, वेलकम बैक। कितने लोग अच्छा सा कंपैरिजन लिख लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। इस क्वेश्चन का तो पीसीएस में, आईएएस में हर जगह आता है ये। चलो, क्या बातें हैं त्रिवार्था के क्लासिफिकेशन पर। त्रिवार्था का क्लासिफिकेशन क्या है? त्रिवार्था का वर्गीकरण क्या है? लिखो, त्रिवार्था का वर्गीकरण 1982 में प्रकाशित हुआ। जो एक जेनेटिक वर्गीकरण का उदाहरण है, जेनेटिक क्लासिफिकेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जो एक जेनेटिक वर्गीकरण का उदाहरण है। हालांकि इसमें आनुभाविक विधि तथा गणितीय विधि का भी अथवा मात्रात्मक विधि का भी प्रयोग किया गया है। अतः आधुनिक विद्वान इसे संश्लेषित सिंथेटिकल अप्रोच, यानी संश्लेषित उपागम की संज्ञा देते हैं। संश्लेषित उपागम की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ। यह वर्गीकरण कोपेन के अति साधारणीकरण एवं थॉर्नथ्वेट के प्रयोगात्मक जटिलता
का मध्यम मार्ग है। जटिलता का मध्यम मार्ग है। फिर लिखो, यह वर्गीकरण न तो कोपेन की तरह जलवायविक तत्वों के औसत मान पर आधारित है और न ही थॉर्नथ्वेट की तरह सूचकांक विधि का प्रयोग करता है। सूचकांक विधि का प्रयोग करता है। एक और लिखो, त्रिवार्था का वर्गीकरण फैक्टोरल एनालिसिस पर आधारित है। फैक्टोरल एनालिसिस पर आधारित है, अर्थात जलवायु के उत्पत्ति जन्य कारकों, जलवायु के उत्पत्ति जन्य कारकों जलवायु के उत्पत्ति जन्य कारकों अथवा कॉजेटिव मैकेनिज्म, कारण एवं क्रियाविधि
कारण एवं क्रियाविधि को आधार मानता है। देखो समझाते हैं। अब त्रिवार्था को समझने की कोशिश करनी है। अभी त्रिवार्था हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन समझने का प्रयास करो। त्रिवार्था अगर तुम किसी किताब से पढ़ रहे हो, पुस्तक से पढ़ रहे हो, तुमको लगेगा कि कोपेन ही तो है, तुमको लगेगा कि कोपेन जैसा ही है। लेकिन डी.एस. ला लिखते हैं कि त्रिवार्थाज क्लासिफिकेशन इज ए कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम द कोपेन्स स्कीम। मतलब कि कोपेन की तुलना में त्रिवार्था बिल्कुल अलग है, बिल्कुल पृथक है। अब कैसे अलग हैं? जब देखोगे बुक्स में तो वहां लिखा रहेगा वही ए क्लाइमेट, ए एम क्लाइमेट, एस क्लाइमेट, सब कुछ वैसा ही दिखता है। लेकिन त्रिवार्था में मूल बात यह है कि उनका विश्लेषण का तरीका अलग है। जैसे हमने पहले लिखवाया कि त्रिवार्था का वर्गीकरण आनुभाविक भी है और जननिक भी है, और मूलतः यह एक जननिक वर्गीकरण का, जेनेटिक क्लासिफिकेशन का उदाहरण है। अब समझना है कि जेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ। तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं, जैसे वर्षण है, तो वर्षण के कारक क्या है? क्यों वर्षा हो रही है 100 सेंटीमीटर? क्यों तापमान है 18 डिग्री? क्यों तापमान है 32 डिग्री? क्यों वाष्पीवाष्पोत्सर्जन उच्च है? क्यों इस प्रकार की वनस्पति है? तो ये जो क्यों का विश्लेषण होता है, पानी है अभी, ये जो क्यों का, पानी निकाल दीजिए फिर। ये जो क्यों का विश्लेषण होता है, यही जेनेटिक क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जेनेटिक क्लासिफिकेशन है त्रिवार्था का। जेनेटिक का मतलब क्या है? अभी त्रिवार्था में पहला ही शब्द सीख रहे हो कि जेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है। जेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हिंदी में भी कारण कार्य संबंधों को आधार मानता है। लिख लेना है, आधार मानता है। अब इसमें कारण क्या है, कार्य क्या है? जैसे कारण में हम देखेंगे और कार्य में देखेंगे। तो कार्य क्या है? वर्षण, वर्षण कार्य है। काउज क्या है? संवहन, तो संवहन से वर्षा हो रही है। इसको कहते हैं कारण कार्य विश्लेषण, और यही जेनेटिक क्लासिफिकेशन का आधार होता है। तो त्रिवार्था में अगर अंदर हम लोग जाओगे, डिटेल्स में जाओगे, तो कारण कार्य विश्लेषण प्राप्त होता है। जैसे एक उदाहरण बताते हैं तुमको कि विश्वतीय वर्षा वन जलवायु है कोपेन में। ध्यान से सुनना, विश्वतीय वर्षा वन जलवायु है कोपेन के अनुसार। तो कोपेन सिंपल लिखेंगे, यह 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री मध्य के बीच प्राप्त होती है। फैक्ट है, आनुभाविक है। दूसरा, यहाँ वनस्पति मेगा थर्मल है, आनुभाविक है। वनस्पति भी आनुभाविक है। प्रत्यक्ष दर्शन जिसके हो सके, प्रत्यक्ष निदर्शन जिसका हो सके, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जिसका हो सके, वो सब आनुभाविक होता है। आनुभाविक शब्द को भी समझो, जिसको हम लोग डायरेक्टली देख करके, प्रत्यक्ष रूप से देख करके जिसका हम अनुभव कर सकें, वो सब आनुभाविक हो गया। तो वनस्पति का बड़ा पत्ता है तो वाष्पोत्सर्जन वहां पे किस प्रकार का होगा, ये देखने का और गणना करने की चीज है, सामने फैक्ट है, इसका डेटा मिल जाता है इसका, तो आनुभाविक हो गया। तो कोपेन में क्या है कि आनुभाविक वर्गीकरण होने के कारण सभी तापमान का औसत, तो वर्षण का औसत, तो मृदा का स्वरूप, तो वनस्पति का स्वरूप सीधे फैक्चुअल लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन यदि थॉर्नथ्वेट में आओगे तो तुमको सूचकांक निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब तुम निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि यह किस प्रकार की जलवायु है। और थॉर्नथ्वेट पे पहुंचोगे तो उसमें अक्षांश निर्धारित नहीं कर सकते हो, क्योंकि थॉर्नथ्वेट के अनुसार विश्वतीय जलवायु
का जो जो एसेंस है, जो उसका जो क्राइटेरिया है, वो हो सकता है कि भारत के उत्तर पूर्वी भारत में भी मिल जाए, हो सकता है कि वो नागालैंड में मिल जाए, हो सकता है कि वो नॉर्दर्न मालाबार में मिल जाए। तो हम अक्षांश में नहीं बांधेंगे, बल्कि किसी भी प्रांत, प्रदेश, उपमहाद्वीप, महाद्वीप के हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकते हैं थॉर्नथ्वेट के माध्यम से। आशा है कि अब कम से कम आपके समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं त्रिवार्था पे। तो त्रिवार्था भी कोपेन की तरफ हैं कुछ अर्थ में, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वर्ल्ड मैप बन जाए, शैक्षणिक आधार पे हमारा चले वर्गीकरण, जो सामान्य लोग हैं वो भी हमारे वर्गीकरण को जाने, पढ़ें, समझे, कृषि वैज्ञानिक हमारे वर्गीकरण का प्रयोग कर ले। हाँ, तो त्रिवार्था ने क्या किया कि कोपेन की तरह ही 14 वर्ग बनाए। अब उसने क्या कर दिया कि कॉजेटिव फैक्टर का एनालिसिस किया है। जैसे वर्षा, विषुवतीय वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है, ये हो गया कोपेन। लेकिन 250 सेंटीमीटर क्यों होती है, ये हो गया त्रिवार्था। वहां सूर्यातप की मात्रा कितनी है, संवहन कब होगा, कौन से बादल बनेंगे, कैसी वर्षा होगी, ये हो गया त्रिवार्था। उसी तरह से ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट पे जाओगे तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में कोपेन चले जाओ तो कोपेन क्या है, सालों भर वर्षा, ये लिखेंगे, त्रिवार्था लिखेंगे। क्यों सालों भर वर्षा? तो ये जो क्यों का जवाब देना होता है ना, यही जेनेटिक क्लासिफिकेशन है, और यही त्रिवार्था की सबसे अद्भुत विशेषता है। उन्होंने सभी जलवायु में जो क्रियाविधियां हैं उसको भी पढ़ने समझने का कोशिश किया है, उसको भी वर्गीकरण के अंदर लिखने का प्रयास किया है। जैसे मान लो कि पछुआ पवनों का क्या प्रभाव होता है, तो व्यापारिक पवनों का क्या प्रभाव होता है, ITCZ का क्या प्रभाव होता है, ये सब हैडली सेल, फेरेल सेल, सब कुछ लिखा है। तो ये वर्गीकरण त्रिवार्था का एक श्रेष्ठ वर्गीकरण है, ज्योग्राफर्स के लिए बहुत ही उपयोगी वर्गीकरण है, और कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी त्रिवार्था का ही वर्गीकरण सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप लिखकर मुझे बताओ कि सही समझ आया या नहीं आया। वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। लाइट बहुत आता है, सनलाइट काफी है यहाँ पे वैसे तो। लवकेश प्रजापत। सौम्या तिवारी गुड मॉर्निंग। राजेश यादव लिख रहा है, राइट कर लेंगे सर, लिख लेंगे। वेरी गुड राजेश।
अभी वाला बताओ, समझ में आया कि नहीं? अभय शुक्ला यस, सुरजीत सिंह यस, नरेंद्र बघेल, पुष्पेंद्र आ गया सर, वेरी गुड। यही तो देखो मूल बातों को पकड़ना होता है। आगे भी ध्यान रखो और आगे भी जनरेशन्स को बताओ कि मान लो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक कई बार खत्म होने के बाद फिर से लौटते हैं उन टॉपिक्स पे ना, जहाँ पे डिफिकल्टीज है वहाँ पे लौटते ही लौटते हैं। ओके, त्रिवार्था के वर्गीकरण में आगे लिखो। अगला पंच लाइन क्या है लिखिए। देखो यह वर्गीकरण भूगोलवेत्ताओं के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि कारण कार्य संबंध पर कारण कार्य संबंध पर आधारित है तथा भूगोल किसी परिघटना के उत्पत्ति जन्य कारकों का ही विश्लेषण करता है। ज्योग्राफी का मतलब ही है वाई, वाई का उत्तर देता है। नेक्स्ट लिखो। फिर लिखो यह वर्गीकरण कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें फ्रॉस्ट फ्री डेज, तुषार रहित दिवस, पादप वर्गों के या वनस्पति के संवर्धन काल, शुष्कतम महीनों को चिन्हित करना,
शुष्कतम महीनों को चिन्हित करना एवं वाष्पीवाष्पोत्सर्जन के दर को जलवायु के जननिक कारकों के अंतर्गत रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, के अंतर्गत रखा गया है। इसको रिवाइज करो, पढ़ो। नेक्स्ट, यह वर्गीकरण कोपेन के वर्गीकरण की भांति प्रतीत होता है, परंतु कोपेन के वर्गीकरण के आधारों से कहीं अधिक विस्तृत, वैज्ञानिक एवं जटिल वर्गीकरण प्राप्त होता है। लिखो त्रिवार्था के वर्गीकरण का आधार।
पहला है आनुभाविक आधार और दूसरा है जननिक आधार। यानी जेनेटिक बेसिस और ये होगा एम्पिरिकल बेसिस। आप आइए जेनेटिक बेसिस में। आनुभाविक में पहला लिखो, वनस्पति को जलवायु वर्गीकरण के आधार के रूप में अस्वीकृत कर दिया। अतः कोपेन से पृथक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वार्था ने वनस्पति को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा है औसत तापमान, बिल्कुल कोपेन जैसा। और तीसरा है आइसोथर्म्स का प्रयोग, बिल्कुल कोपेन जैसा। और चौथा है वर्षन, ये भी लगभग कोपेन जैसा। एम्पिरिकल बेसिस में औसत तापमान लिया, आइसोथर्म्स को लिया है और वर्षण को लिया है। और पांचवा एक और लिया है, इवेपोट्रांसपिरेशन के कॉन्सेप्ट को लिया है। पीईटी नहीं लिया है, ईटी लिया है। इवेपोट्रांसपिरेशन के कॉन्सेप्ट को लिया है। और जननिक में आओ, जेनेटिक में क्या है? तो पहला है सूर्यातप। सूर्यातप की मात्रा कितनी है, कितने अक्षांशों पर क्या प्रभाव होगा? सूर्यातप की मात्रा एवं अक्षांशीय अवस्थिति, ऐसे लिखो पूरा। दूसरा हो गया ITCZ। तीसरा हो गया वैश्विक पवन तंत्र का प्रभाव। चौथा हो गया वायु राशियां, वाताग्र, वायु राशि क्या है, वाताग्र क्या है, जेट स्ट्रीम का प्रभाव क्या है, चक्रवातों का प्रभाव क्या है, ये सब विश्लेषण किया है। पांचवा है समुद्र से दूरी एवं महाद्वीपीयता।
समुद्र से दूरी एवं महाद्वीपीयता का क्या प्रभाव होगा। ये जेनेटिक फैक्टर है किसी क्लाइमेट में, जो उसके विलक्षण तथ्य मिलते हैं किसी भी क्लाइमेट के। फिर होगा नंबर ऑफ फ्रॉस्ट फ्री डेज, तुषार रहित दिवस कितने हैं। फिर होगा संवर्धन काल, जिससे पता चलता है कि मृदा, इसको लिखना है, मृदा जल संतुलन की दशाएं क्या है। संवर्धन काल, मृदा जल संतुलन की दशाएं क्या है। ये तो त्रिवार्था के वर्गीकरण का आधार यही है। इसमें और लिख सकते हो एक, जैसे लिख सकते हो वायु कोशिकाओं का प्रभाव, जैसे हेडली सेल, फिरल सेल। वायु कोशिकाओं का प्रभाव क्या है, ये भी लिख सकते हो। बस 9:45 हो गया है। वर्गीकरण को इसलिए नहीं शुरू करेंगे क्योंकि उसमें अंदर गए और एक दो वर्गीकरण लिखवाया और बाकी का सारा छूट जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग एक साथ ही पूरा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। आपका एसएमएस भी देख लेते हैं। परवेज लिख रहा है बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। राजेश यादव लिख रहा है बहुत अच्छे से समझ गया सर। स्वाति को भी समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छा। ये सब क्लासेस ऐसी हैं ही, टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि इसमें तुम्हारा 100% इन्वॉल्वमेंट, बार बार रिवीजन उसकी ज़रूरत होती है। अब ये चीज़ें देखना तुम बाकी भूगोल, जो मानव भूगोल है, उसमें तुमको कोई इस तरह की बात नहीं आएगी मन में। चलो टेक केयर, बाय बाय।